अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमेरिका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बात अमरीकी महकमा खारजा के एहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कही। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और ईरान जंग से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। आपको ये याद दिला दें कि इस वक्त सदर ट्रंप दौरे चीन पर हैं और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात पर जमी हुई हैं। आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है और इसको अहम समिट भी करार दिया गया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है कि जब सदर ट्रंप बीजिंग के दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि ईरान जंग से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। कि अमेरिका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बात अमरीकी महकमा खारजा के एहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कही। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में हुआ है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और ईरान जंग से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। आपको ये याद दिला दें कि इस वक्त सदर ट्रंप दौरे चीन पर हैं और कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात पर जमी हुई हैं। आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है और इसको अहम समिट भी करार दिया गया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है कि जब सदर ट्रंप बीजिंग के दौरे पर हैं और ये बताया जा रहा है कि ईरान जंग से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। मशरिक़ वुस्ता और आलमी हालात के तनाजुर में अहमियत का हामिल सदर ट्रंप का दौरा चीन ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर अमरीकी सदर का शायान शान इस्तकबाल हुआ। चीनी मुसल्लह अफवाज ने सलामी पेश की। इस मौके पर दोनों सदूर ने इत्तेफाक किया कि वो एक दूसरे को हरीफ के बजाय पार्टनर समझते हैं। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर अमरीकी सदर का वालेहाना इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप सदर शी जिनपिंग के हमरा तारीखी मकाम पर पहुंचे। इस मौके पर रिवायती बैंड ने मेहमान सदर को सलामी दी। चीनी सदर ने अमरीकी सदर का खैर मकदम किया, काबीना से तारुफ कराया, जिसके बाद चीनी और अमरीकी सदूर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल की इमारत के अंदर चले गए। सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीन और अमरीका 2 बड़ी आलमी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। उन्होंने कहा दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़ा और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। खबरदार किया कि ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका और चीन कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन अमरीका ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। जब भी मुश्किलात आई हमने मिलकर इन्हें हल किया। मैं हर एक से यही कहता हूँ कि चीनी सदर अजीम रहनुमा हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन से मुतालिक अमरीकी नायब सदर का अहम बयान सामने आ गया है। JD वेंस कह रहे हैं कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतनी पेशरफ्त है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तयशुदा रेड लाइन को पूरी कर सके। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के हवाले से अहम पेशरफ्त का इशारा दे दिया है। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर ने तस्दीक की कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। इसमें मुस्बत पेशरफ्त भी देखी जा रही है। नायब सदर ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप की जानिब से मुकर्रर करदा रेड लाइन इंतहाई सादा और दो टोक है। वाशिंगटन कभी भी ऐसी सूरत हाल को कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान एटमी हथियारों के हुसूल में कामयाब हो जाए। सदर ट्रंप का मुतालबा है कि ईरान ऐसे ठोस इक़दामात करे जो आलमी बरादरी को इस बात का यकीन दिला सकें कि इसका एटमी प्रोग्राम कभी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सिफारती हलकों में JD वेंस के इस बयान को अहम करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है एक तरफ जहां अमेरिका मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेड लाइन का तस्करा करके ईरान पर दबाव भी बरकरार रखा गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमेरिका ने ईरान के सामने 2 बड़ी शराइत रख दी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन महमूद नबोयान ने इंकशाफ किया कि अमरीकी शराइत में आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना शामिल ईरान से 60% अफजुदा यूरेनियम का मुकम्मल इनखला भी शराइत में शामिल है। महमूद नबोयान के मुताबिक अमरीका ने कहा कि ईरान ताउन करे तो $6 अरब के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ईरान की अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस के बड़े इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसने ट्रंप इंतजामिया के उन दावों का पोल खोल दिया है जिसमें कहा गया था कि अमरीकी हमलों ने ईरानी फौजी ताकत को ख़त्म कर दिया है।
अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार, ईरानी फौजी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाने का अमरीकी दावा गलत निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के दावों की कलाई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब भी अपनी मिसाइल सलाहियतों को बड़ी हद तक बरकरार रखे हुए है। ये सूरत-ए-हाल वाशिंगटन के दावों के बिल्कुल बरक्स है कि अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में मौजूद अपने 33 में से 30 मिसाइल अड्डों तक दोबारा रसाई हासिल कर ली है। ये अड्डे वहाँ से गुजरने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ों और आलमी तेल की सप्लाई के लिए एक बराह रास्त खतरा बन चुके हैं। इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि नुकसान के बावजूद ईरान के पास 70% मिसाइल मोबाइल लॉन्चर्स और 70% बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स का जखीरा अब भी मौजूद है। ईरानी फौज इन मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए मिसाइलों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने और अचानक हमला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। ये मालूमात इस बात की निशानदही करती है कि अमरीकी क़यादत ने न सिर्फ ईरान की मिसाइल क़ुव्वत को कम समझा, बल्कि तेहरान की जानिब से तबाहशुदा तंसीबात को दोबारा मुरम्मत करके फ़ाल करने की रफ्तार का भी गलत अंदाज़ा लगाया। बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतालिक इक़दामात नाकाफ़ी करार दे दिए। साबिक सदर ने कहा कि अपने दौर में ईरान का मामला एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दे दिया था। ओबामा के मुताबिक वो ईरान से 97% अफज़ूदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। उनका कहना था कि ये मामला खुश असलूबी से हल हुआ, ना हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, ना ही ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल ने लेबनान पर जरह जारी रखी हुई है। जनूबी लेबनान में सेहूनी फ़ौज का हमला चार जाने ले गया है। शोहदा में 4 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 9 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं। आपको ये बता दें कि बैरूत समेत जनूबी लेबनान पर हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाम बहक हुए थे। शहर कायद में कोकेन की सबसे बड़ी मेकर और डीलर अनमोल उर्फ पिंकी ने 13 साल कबल मनशियात फरोशी का आगाज़ किया। बायोमेट्रिक शनाख्त छुपाने के लिए तेज़ाब से अपनी उंगलियां भी जलाईं। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर मुंतकिल हो गई। कोकेन को मज़ीद मुहलिक बनाने के लिए खुफिया लेबॉर्ट्री भी चलाती रही। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमा के सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ गए। हाई प्रोफाइल पिंकी केस की तहकीकात जारी। शातिर ड्रग डीलर ने बायोमेट्रिक शनाख्त छुपाने के लिए तेजाब से अपनी उंगलियां जलाईं। कोकेन क्वीन के दौरान तफ्तीश तहलका खेज इंकशाफात। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा ने बताया कि उसने 13 साल कबल मंशियात फरोशी का आगाज किया। पोश इलाकों और पार्टियों में नौजवानों को कोकेन फरोख्त करने का एतराफ किया। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को मंशियात का आदी बनाया। ड्रग डीलर के मुताबिक कोकेन के खरीदारों में शोबिस इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल थे। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर आ गई। लाहौर में मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर से शादी रचाई। कोकेन को मजीद मोहलिक बनाने के लिए खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपए ग्राम कोकेन फरोख्त की जाती रही। ड्रग लॉर्ड पिंकी का पुलिस एहलकारों को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कोकेन क्वीन मंशियात का बड़ा नेटवर्क खुद कंट्रोल करती थी। तरसील के लिए राइडर्स और कम उम्र लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था। अब सवाल यह है कि शहाना अंदाज को लगाम डालेगा कौन? मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वाली मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेशी पर शहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया है? सरबराह इंक्वायरी कमेटी DIG वेस्ट इरफान बलोच ने मुअत्तल पुलिस अफसरान को आज बुला लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफसरान के बाज़ाब्ता तौर पर बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इसके अलावा गफलत बरतने पर SHO गार्डन हनीफ सयाल, IO गार्डन सईद और SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल और इसके साथ साथ 2 लेडी कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल किया गया था। कराची में 207 ड्रग डीलर्स और सिंध भर में 570 मनशियात फरोश सरगर्म हैं। हुक्काम का कहना है कि जारी जो डेटा है वो बोल न्यूज़ को भी मौसूल हो गया, जिसके मुताबिक सिर्फ कराची में 20 ख़वातीन मनशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस हैं। छोटे बड़े 100 से ज़ायद मनशियात फरोशी के अड्डे भी मौजूद हैं। मंशियात का मकरूह धंधा, दर्जनों डीलर्स, सैकड़ों कारिंदे। बोल न्यूज ने डेटा हासिल कर लिया। कराची में मंशियात फरोशों के सैकड़ों नेटवर्क सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया सप्लाई अब भी जारी होने का इंकिशाफ। कराची में 207 मंशियात डीलर्स मौजूद हैं, जबकि सिंध भर में 570 मंशियात डीलर्स मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट में बड़ा इंकिशाफ हो गया। बोल न्यूज ने मंशियात फरोशों का डेटा हासिल कर लिया। लिस्ट में सिर्फ कराची शहर में 20 ख़वातीन मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्विस हैं। शहर में 100 से ज़ायद मंशियात फरोशी के अड्डे भी मौजूद हैं।
ایک اور اہم پیش رفت یہ بھی ہے کہ کراچی میں گرفتار ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کے لاہور سے پکڑے جانے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے خفیہ ادارے سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پنکی کے نیٹ ورک، سرگرمیوں اور اس کے خلاف درج مقدمات کی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سی سی ڈی نے بھی معاملے کی باقاعدہ تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ لاہور میں درج مقدمے میں تحقیقات کی تیاری بھی مکمل ہو گئی ہے۔ پنکی کی طلبی کروا کر لاہور بلوایا جائے گا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں ملزمہ کے بھائی ریاض کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پنکی کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خاتون کے مبینہ شوہر اور سابق پولیس انسپیکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ پول کا پکڑا گیا۔ کراچی کی ملیر جیل سے قتل کیس کے فرار قیدی کے خلاف وفاقی حساس ادارے اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ فرار قیدی کو لانڈھی ریلوے اسٹیشن کے قریب حراست میں لیا گیا۔ پولیس افسران کے مطابق انٹیلیجنس ٹیم اور پولیس ٹیم نے فرار قیدی طاہر عرف پولکا کو گرفتار کیا۔ طاہر عرف پولکا 9 مئی کو ملیر جیل سے فرار ہوا تھا۔ جیل میں تقریب کے دوران مہمانوں کی آڑ لے کر قیدی فرار ہوا۔ ملزم دفعہ 302 قتل اور اغوا جیسے سنگین مقدمات میں گرفتار ہو کر عدالتی حکم پر ملیر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 3 میں گھر سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شناخت 40 سالہ کرن عرف سائمہ کے نام سے سامنے آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کو اس کے شوہر نے گلا دبا کر قتل کیا ہے۔ ملزم نذیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر قانونی فارن کرنسی ڈیلرز کے خلاف کراچی کے علاقے کھارا در میں ایف آئی اے کی کارروائی۔ کروڑوں ایرانی ریال برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے بینکنگ سرکل کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ ملزم غیر قانونی طور پر فارن کرنسی کی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ ملزم کے قبضے سے 37 لاکھ روپے نقد رقم اور 940 ملین ایرانی ریال برآمد کیے گئے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر غیر قانونی کرنسی کاروبار میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ برآمد شدہ کرنسی اور موبائل فون کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ ادھر لاہور کے علاقے کاہنہ میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ 50 سے زائد وارداتوں میں مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کاہنہ پولیس نے گجی متا کے قریب ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ پولیس نے موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوں کو روکنے کا اشارہ بھی دیا۔ ڈکیتوں نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو اسلحے سمیت زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دی گئی تھی، مگر اعلان کے باوجود اس ماہ کراچی والے سبسڈی سے محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے۔ جی کاشان، آگاہ کیجیے گا۔ لگے کے خلاف حکومت سندھ کی جانب سے موٹر سائیکل والے افراد کو جو ہے فیول سبسڈی دی گئی تھی، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں ان کی جانب سے شکایت یہ موصول ہوئی ہے کہ اس مہینے کی جو رقم ہے وہ تاحال ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی والے سے بائک سوار افراد ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت کی جانب سے فیول سبسڈی دی گئی تھی 2000 روپے، جی اس مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے یا نہیں آئے؟ کیونکہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ اس مہینے پیسے نہیں آئے کچھ لوگوں کے۔ سر پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو ان کی اپلیکیشن تھی یا نمبر تھا جو بھی دیا تھا، میں نے تو اپلائی نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ 2000 دے کے اور 10,000 کا چلان آ جائے گا تو اس کا کیا فائدہ۔ اور اصل میں جنگ جو ہے وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، ایران میں نہیں ہو رہی ہے جنگ، ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے، غریبوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا اس مہینے جو ہے وہ فیول سبسڈی جو حکومت کی جانب سے دی گئی تھی، اکاؤنٹ میں پیسے آئے یا نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں کچھ بھی نہیں ملا بھائی، ابھی تک کچھ نہیں۔ یہ تو باتیں ہوتی ہے حکومت کی، اور کیا کرے گی وہ بیچارہ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ چلیں بالکل آپ نے دیکھا کہ دوسرے بائک سواری میرا اپنا موجود تھا، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کی رقم جو ہے وہ تاحال اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کی گئی، جس سے شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔